नैना जी देखिए, ट्रम्प साहब का जैसे जैसे नए पहले भी वो डिसीजन लिए हैं और उनके अनेकों डिसीजन आज तक पेंडिंग है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। हुँ, अभी हो क्या रहा है कि देखिए, ट्रम्प साहब की जो नेटो का रेलेवेंस है, हुँ, ट्रम्प साहब उसको देख रहे हैं कि वो रेलेवेंस नहीं बचा। पूरा वर्ल्ड इस बात को कह रहा था कि नेटो का कोई रेलेवेंस है नहीं। हुँ, लेकिन उन्होंने 1949 में जब नेटो बना लिया और उसके बाद से जो वार्सा का जो इश्यू था वो भी खत्म हो गया। हुँ, यानी एक तरह से देखा जाए, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुँ, वो एक खतरा भी उनको लिटरली टल गया। और आज की डेट में वो देख रहे हैं कि 5 साल के करीब हो जाएँगे अब थोड़े दिनों में, हुँ, जबकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। हुँ, इस दौरान रशिया को उलझाए रखना, ये ट्रम्प साहब से पहले, उसके बाद बाइडेन साहब और ट्रम्प साहब, इनकी नीति रही है। हुँ, इसी के साथ ये चाहते हैं कि रशिया की इकोनॉमी है, वैसे ही वो काफ़ी डाउन है, उसको हुँ, और डाउन किया जाए और रशिया को उलझे रहने दे दिया जाए। इसलिए आज आप देखोगे, ईरान के साथ जब अमेरिका उलझा हुआ है तो रशिया इज़ स्माइलिंग, हुँ, क्योंकि बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी रशिया। अब इसी दौरान ट्रम्प साहब अपनी नई-नई घोषणाएँ कर देते हैं कि नेटो की मुझे ज़रूरत नहीं है। हुँ, पिछले अगर 1 डेढ़ साल का हम उनके वक्तव्य भी देखें, घटनाक्रम देखें, तो इस तरह से है कि देखिए, उन्होंने अनेकों बार ये कहा कि हमें नेटो की अब जरूरत नहीं है। नेटो मात्र एक पेपर टाइगर बन के रह गया है हुँ, और नेटो का कोई भी कोऑपरेशन अमेरिका के प्रति नहीं रहा है। हुँ, ये उनका आरोप है, लगातार वो नेटो पर लगाते रहे हैं। हुँ, इसके बाद वो भी कहते हैं कि 60 से 65% नेटो की जो खर्च है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर आते हैं, वो अमेरिका बियर करता है। हुँ, ओनली 35% या 30, मैक्सिमम मैक्सिमम 38% यूरो नेटो कंट्रीज बियर करते हैं, सभी मिलाकर, 31 देश मिलाकर। तो ये एक सॉफ्ट एग्जिट का ये जो रास्ता उन्होंने ढूंढा है, वो ये कहते हैं कि आप हमारे लिए कहाँ यूटिलाइज हो रहे हो, कहाँ यूज हुँ, हो रहे हो। ईरान के खिलाफ जब उनको जरूरत थी एक नेटो की एज ए ऑर्गेनाइजेशन, तो हुँ, उनकी जो परछाई कहा जाने वाला देश है, यानी इंग्लैंड, हुँ, ब्रिटेन, हुँ, उसने हाथ पीछे खींच लिए। हुँ, जर्मनी ने हाथ पीछे खींच लिए, फ्रांस ने हाथ पीछे खींच लिए। हुँ, और बाकी कंट्रीज का तो क्या, उन्होंने तो बल्कि कुछ कंट्रीज नेटो के ऐसे भी रहे, जो छोटे कंट्रीज, हुँ, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी वक्तव्य दे डाले। तो हुँ, इस बात से खिन्न होकर वो ये कह रहे हैं कि नेटो एक ऐसा पेपर टाइगर है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एज ए ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन माध्यम से उनका यूज होता है कि जब एक कंट्री मुसीबत में आए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ी रहे। तो हुँ, ब्रॉडर खाका ये है कि जिसके तहत वो इसको एक सॉफ्ट एग्जिट के रूप में देख रहे हैं। हुँ, डब्ल्यूएचओ से आउट हो चुके हैं। हुँ, जनरल असेंबली को वो खास तवज्जो देते नहीं है। हुँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उनके लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम फंडिंग उनके यहाँ से होती है। हुँ, जिसको चाहे उसको फंड दिला देते हैं, जिसको चाहे रोक देते हैं। हुँ। पाकिस्तान को ग्रीन रिलीफ से, नहीं तो सर एफएटीएफ से निकालना यहाँ उनका पे काम। अमेरिका के अलावा और कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही डिसीजन मेकर है या फिर यहाँ पर कोई ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें सब सर्वसम्मति से कुछ डिसीजंस होते हो? नैना जी, आप जो इशारा कर रही हैं, शायद मैं समझ रहा हूं कि यूएन का। हम्म, यूएन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। हम्म, मुझे यही समझ नहीं आता कि दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से भी चौथा पांचवा कंट्री हम्म, भारत, आप उसको इतनी समस्या, इतनी इतनी बीच में सुझाव आए, बीच बीच में लोगों ने सपोर्ट किया, आप उसको तो परमानेंट मेंबर नहीं बना रहे हो। हम्म, ऐसी कौन सी बुक होती है, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि एक बार लिख गया वो अमर अजर हो गया? हम्म, आप उसमें अमेंडमेंट अमेंडमेंट कीजिए ना। हम्म, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, वर्ल्ड में ताकते का रिशफल होता है, हम्म, वर्ल्ड में जो ग्रुप्स होते हैं, पोलराइजेशन, वो भी बनते हैं, वो भी चेंज हम्म, होते हैं। तो हम्म, आप यूएन के चार्टर में क्यों नहीं चेंज ला रहे? क्योंकि हम्म, आपने पावर को निहित कर दिया है 5 देशों में। हम्म, हमारे खिलाफ चाइना खड़ा हो जाता है। जिस चाइना को हमने, जबकि हमको ऑफर की जा रही थी 50 के टाइम में सीट, एक उस टाइम हमने सपोर्ट करके चाइना को यूएन सिक्योरिटी के लिए हमेशा हमने उनको सपोर्ट किया था। हम्म, आज हमारा ही सबसे बड़ा विरोध है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर में आपको जस्टिफिकेशन लाना है, हम्म, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं है जहां पे मोनोपोली चलती है। हम्म, अमेरिका की ही मोनोपोली चल रही है या उसके दोस्तों की मोनोपोली चलती है। हम्म, और वो चाहते हैं जहां वीटो कार्ड डालते हैं और वो चीज वहीं रुक जाती है। हम्म, आप ईरान का ले लीजिए, इजराइल का ले लीजिए, फिलिस्तीन का ले लीजिए, जितने भी मुद्दे आए, क्या हम्म, कोई पास हो पाया? नहीं। हम्म, एक लिप सर्विस के अलावा यूएन के अंदर कुछ नहीं होता। हम्म, यूएन जस्ट एक बिजनेस कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो आज हम्म, बैठी है जहां पे साल भर के अंदर एक ठीक राष्ट्र है। अध्यक्ष जाते हैं और अपना स्पीच डिलीवर करके आ जाते हैं। ये हाँ, तो मैंने बताई उस लेवल की बात, उस स्टेज की बात। हम्म, अभी यहाँ जो इस टाइम जो चल रही है ये कहानी पूरी, हॉर्मुज को लेके, ईरान को लेकर, ठीक ट्रंप है। साहब का अपनी रिक्वायरमेंट भी है अपने हम्म, रिसोर्सेज को खाड़ी के देशों में चैनलाइज करना। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने, मतलब ही सफर्ड ए लॉस ऑफ फेस। हम्म, क्योंकि वो अपने जीसीसी कंट्री, जिन्होंने उनको पेट्रो डॉलर के जरिए डॉलर को मजबूत करा, जिसके आधार पर, जिसके दम पर अमेरिका सिंहासन पर बैठा है,
उसको हिलते हुए देख रहे हैं। इसलिए लेकिन देखते सर, हैं कि लेकिन मुझे अगर लग रहा है कि वक्त का पहिया होता है ना, जैसे जैसे घूमता है तो भले ही कितनी ही बड़ी लीडरशिप या बाकी सारी चीजें क्यों ना हो, वो अपने आप में बदलती पलटती जरूर है। मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी का मैं रुक कर रही हूँ। अरविंद सिंह तेजावत जी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया, जैसे अमर मस्तिकान जी ने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है अमेरिका की की सरकार इन दिनों गट फीलिंग पर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जब गट फीलिंग पॉजिटिव होती है तो बड़े गदगद हो जाते हैं, जब कोई तंज कस देता है उनके डिसीजंस पर तो वो बड़े नाराज हो जाते हैं। और देखिए ना, इस दौरान जब उन्होंने ये पूरा निर्णय लिया तो ये टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मार्च ने अमेरिका पर तंज कस दिया ईरान के साथ में इस युद्ध को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और उसके तुरंत बाद ये ऐलान कर दिया कि भाई जर्मनी से, इन इलाकों से अब पूरी सेना को हटाया जा रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर कहा जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, भले ही डोनाल्ड ट्रंप अकेले स्तर पर ये कहें कि जल्दी 1 साल के अंदर पूरी सेना वापस बुला ली जाएगी। हाँ नैना जी, ये तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है सोल्जर्स को वहां से लाने की, वो एक लंबा समय लेती है। उसमें 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। अच्छा। और ये हुआ था कि 2020 में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां से अमेरिकन सोल्जर्स बुलाने की बात की थी, तो कोई बुला तो नहीं पाया वो अभी आज तक। और उस समय उन्होंने ये दबाव जरूर बनाया था कि देखिए, हमारा जो नेटो में जो हम लोगों के बीच में आपस में समझौता हुआ था कि कम से कम आप अपना 2% जीडीपी का डिफेंस बजट में लगाएंगे, तो जर्मनी ने वो किया है। 2 क्या, उन्होंने 3 पॉइंट कुछ, मेरे अंदाज 3.5 या ऐसा इतना उन्होंने उसको बढ़ाया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये धमकी कितनी सही है, ये तो वक्त बताएगा। जो बाइडेन साहब के टाइम में ये हुआ कि उल्टा हो गया था। वो यहाँ से सैनिक हटाने की बात कर रहे थे, उन्होंने वापस दोबारा वहां पे भेजना शुरू कर दिया था। और यह भी बताता है कि यूनाइटेड स्टेट में अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव में है, और यही कारण है कि वो पैसे कमाने के जितने भी जो पॉसिबल सोर्सेज हैं, चाहे वो वेनेजुएला के तेल भंडार पे कब्जा करना हो या ईरान को बर्बाद करना हो, या हर तरीके से अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव में जरूर है। और अरविंद जी, और वो भी अगर उसके उस है, ऐसे देश के अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो जो कॉस्ट एफिशिएंट माने जाते हैं, तो क्या उनका ये डिसीजन कॉस्ट कटिंग के तौर पर देख रहे हैं क्या? वो दरअसल कॉस्ट एफिशिएंट है या पता नहीं, एक व्यापारी किस्म के आदमी है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट लॉबी से या जो व्यापारी किस्म के ये पहले प्रेसिडेंट है। इससे पहले मुझे तो ध्यान नहीं है कि कोई है। दूसरे पैनलिस्ट अगर बता दें तो अलग बात है। होटल इंडस्ट्री से थे, तो उनका पूरा जो काम करने का तरीका है वो भी लगभग लगभग वैसा ही है। दूसरी बात है कि उनके बहुत सारे फैसलों से विपक्ष तो क्या, खुद उनके अपने लोग हैं वो भी काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और बहुतों ने ये कहा कि अगर वो एक बार डॉक्टर से मिल लें तो उसमें भी कोई हर्ज क्या है, एक रूटीन चेकअप करा लें तो है। और बहुत सारे जो एकेडमिशियंस हैं वो उनको साइकोपैथ बोलते हैं। और जो फेडरिक जो काउंसलर है वहाँ, जर्मन चांसलर है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात कर रहे थे। काफी जो यंग क्राउड था, और जब उन्होंने उनसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन पूछी तो वो दी। इसमें इतना नाराज होने की कहाँ जरूरत है। मैंने तो भारत के बहुत सारे पीएम ऐसे देखे हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने भी काले झंडे लहराए थे उस समय, पर उन्होंने ये कहा कि बच्चों को बुलाते हैं, बात करते हैं। जी, तो वो उदारता तो होनी चाहिए कम से कम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे लग रहा है ट्रंप भी थोड़ा सा उदार हृदय तो रखते हैं, क्योंकि अमर मस्तिकान जी ने तो कई बार उनको ये सुझाव दिया है। वो कहते रहे भैया अनप्रेडिक्टेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, दिमागी तौर से शायद थोड़े कमजोर है। क्या अमर मस्तिकान जी, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आपने कई बार सुझाव दिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके देखे फैमिली में अल्जाइमर के जीन्स है, और ये बात साइंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है कि जिनके वालिद के अंदर अल्जाइमर होता है तो बच्चों में हो सकता है। तो इन्होंने शायद अब तक ट्रेस नहीं कराया या ये छुपा रहे हैं, लेकिन ये तो है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इनका एरेटिक बिहेवियर है आप देख लें। अब इनके ऊपर जो एमेनुअल मैक्रोन है, उन्होंने देखे बहुत जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा भाई अगर आप किसी मामले पे सीरियस है तो ये तो नहीं होता है कि आज आपने एक बात कही और कल के दिन बिल्कुल उसके उलट बात कहेंगे। तो ये ट्रंप के लिए उन्होंने कहा।
तो ये मौसूफ जो है हर रोज ही एक नया कहानी ले आते हैं, हर रोज ही एक नया ठीक है। किस्सा ले आते हैं। अजीब पूरे दुनिया को जो है शश और पंज में डाला हुआ है। एक पूरा जो है वहां पर क्राइसिस किया हुआ और है। अहमद मस्तिकान जी, बात ये कि सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि कह रहे हैं कि अपनी ही टीम मेंबर्स को, इवन पेंटागन भी अचानक से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की तो सब पन्ने पलटने लगे कि अरे भाई ये तो प्लानिंग में था ही नहीं। आखिर ये क्या कह गए डोनाल्ड ट्रंप साहब? देखो, बिल्कुल इन्होंने जो अभी इस वक्त कर रहे हैं, इन्होंने जो अपने अच्छे अच्छे काबिल जनरल जो हैं उनको इन्होंने छुट्टी कर दी। ये रैंडी जॉर्ज जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्मी के, उन्होंने कहा बेशक मेरी नौकरी चली जाए वो बेहतर है, लेकिन मैं अपने ये जो सिपाहियों की जान ना जाने दूंगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा इट्स बेटर फॉर मी टू सैक्रिफाइस माय जॉब देन टू सैक्रिफाइस द लाइव्स ऑफ द सोल्जर्स। तो ये है अमेरिका में। इनके खिलाफ जो जनरल हैं वो भी इनके पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं है। ये इनको जो पीट हेक्सेथ आए थे 2 दिन सेनेट में और हाउस में, दोनों जगह पर उनकी बड़ी दुर्गत लगी थी, बहुत ज्यादा। और देखिए, हालांकि अभी बात यही है कि शायद अब खुद जेडी वेंस ने उन्हें भरी सभा में एक बार फिर जब आईना दिखाया तो उसके बाद में तस्वीर बदल गई। लेकिन विनोद दत्ता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह से एक्शन लेते हैं तो उनको मिलेगा क्या? नेटो से खोया क्या जाएगा, अमेरिका को मिलेगा क्या, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब अमेरिका का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज से इधर जाकर अब एशिया की तरफ आता हुआ नजर आता है, और क्या आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा सोचने का, बड़ी चिंता की बात होगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका की जो इमेज है वो टार्निश हुई है, जिस तरह से उसकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो उभर के आई हैं, तो ये बताता है कि साहब किस तरह से अमेरिका अपना जो ग्राउंड है उसको खोता जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि साहब अमेरिका, वो कहते हैं ना, मौसम और ट्रम्प साहब के डिसीजंस, इनका कोई मतलब ठिकाना नहीं है, कब बदल जाए, कब खराब हो जाए, कब बदमिजाज हो जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनका फोकस जो है, देखिए अमेरिका का मेनली फोकस ये रहता है कि साहब कहाँ से संसाधन उसको मिल सके, कहाँ वो कोई वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कराए जिसकी उसकी जो आर्म्स इंडस्ट्रीज है वो चलती रहे, क्योंकि उसकी दुकान चलती रहनी चाहिए। बाकी वो कहते हैं ना कि लोग जलें, देश जलें, रीजन्स जलें, सियासी कुर्सियां हमेशा मुस्कुराती हैं। तो वही चीज अमेरिका फॉलो कर रहा है। आप ये देखिए, बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, आप ये देखिए कि उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनके दामाद हों, चाहे उनके समधी हों, चाहे उनकी मतलब बेटी हो, इस तरह से लोगों को उन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर नेगोशिएशन में उनको डाल रखा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब भी अगर इस तरह का कोई कंपनसेशन ईरान वगैरह को दिया तो यकीनन अमेरिका की कंपनीज उसको सुधार करेंगी और वहां से भी वो पैसा कमाएंगे। तो ये एक मतलब बहुत दूरगामी सोच है उनकी। और बिल्कुल जैसे तेजावत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं साहब जो मतलब डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं करते, जो स्ट्रेटेजिक विजन नहीं रखते, वो केवल एक तिजारत का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तीसरी चीज, हाँ, उनका जो फोकस है, मुझे नहीं लगता कि साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि देखिए उनका मेन फोकस है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए या कैसे उसको बैलेंस किया जाए। अमेरिका भी जानता है कि अकेले वो चाइना को टेक ऑन नहीं कर सकता, इसीलिए क्वाड या इस तरह के जो संगठन है उनका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अमेरिका की जातियों को देखते हुए RIC, SCO, कुछ ऐसे संगठन हैं, आप देखिए ब्रिक्स, जो अमेरिका की नींद उड़ा रखी है उन्होंने। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने दादागिरी कर रखी है कि साहब वर्ल्ड बैंक में आपने $300 बिलियन इसके रशिया के फ्रीज कर रखे हैं, 250 से 250 बिलियन डॉलर्स आपने ईरान के कर रखे हैं। तो लोग अब जो ब्रिक्स ने बैंक बनाई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वहां से जो लोन है वो भी सस्ती दरों पे मुहैया कराए जा रहे हैं और वहां लोग सिक्योर और मतलब सेफ्टी फील करते हैं। तो अमेरिका का जो वो है, देखिए अमेरिका की जो सदी थी वो अब ढलने जा रही है। यूरोप की एक सदी थी जो ढल गई, तो अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो साइनोसेंट्रिक होगा। लेकिन सर, क्या अमेरिका ढलने को या थमने को या एक कदम पीछे लेने को तैयार है? क्योंकि भले ही हम कुछ भी कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप किसी बीमारी से परेशान है, उन पर उम्र का असर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।